Very warm welcome in the KK group of institution. Our physics section में वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस ऑफ के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में फिजिक्स के बारे में बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फिजिक्स में क्या सिलेबस था और बाकी जो भी सिलेबस था इसकी कितने नंबर के थे, पॉलिटेक्निक सभी पॉलिटेक्निक कोर्सेज के पूरी डिटेल में मैंने बताया था। तो दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा और बहुत शॉर्ट वीडियो है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कि हमारा जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में व्हाट इज़ फिजिक्स, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या, या फिर केमिस्ट्री है क्या, या फिर मैथ क्या है। तो जब तक हम कुछ व्याख्या करें या कोई दूसरा व्याख्या करें, उससे पहले सबसे पहले आपको उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनकी व्याख्या आपको सुननी पड़ेगी। और फादर ऑफ साइंस इज नो वन बट द न्यूटन साहब ने कहा कि नो डिस्कवरी वेयर मेड विदाउट ए बोल्ड गेस। ये जो है हमारे जो साइंस ऑफ फादर ने बोला। तो पहले ये बता दूं कि न्यूटन साहब के उस घटना को भी तो आपको याद होगा जिसमें न्यूटन साहब ने जो है एप्पल फॉलिंग जो है घटना थी उनकी, जो वो एक किसी पेड़ के नज़दीक बैठे थे और इसी दरमियान जो है वो एप्पल गिर उठा और गिरने की वजह से उनको सोचने पे मजबूर किया कि आखिरकार ये फल जो है हमारा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और हम लोग फाइनली ये कंक्लूड किया, उन्होंने क्या कि जो है न्यूटन साहब ने ये कंक्लूड किया कि संसार की समस्त वस्तु, जिसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं हम लोग, समस्त वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल लॉ पे जिस पर कि मैं और थोड़ी सी डेप्थ में बात करूँगा। तो जो फिजिक्स के बारे में जो कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में जो और बाकी साइंसदान ने क्या कहा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें से एक नाम आता है फिनमन साहब का, जो फिनमन साहब ने बड़ा मस्त कहा, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम्पल उठाया है तो वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसको जो है वो एग्जाम्पल उठाया, तो फिनमन साहब का जिक्र मैंने किया है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी कोई प्राकृतिक घटना होती है हमारे इस पृथ्वी के जो है बाहर, इस पृथ्वी के अंदर या कहीं पे भी, तो जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उस घटना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और प्रकृति, सच पूछा जाए तो प्रकृति के एक नया घटना या नई घटना हम लोगों को समझ में जो नहीं आता है या आता है वो सभी देख पाते हैं, चाहे थंडरिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें से एक घटना इन्होंने जो पॉन्डर किया था। अब आता है कि फिनमन साहब ने क्या कहा। फिनमन साहब ने कहा, डॉक्टर जो आर पी फिनमन, उन्होंने कहा साइंस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कीप फ्रॉम फूलिंग अवरसेल्फ। मतलब साइंस वो है कि जिसमें हम अपने आप को जो है फूलिंग बनाते हैं, हम अपने आप को फूल बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वी आर नॉट द एक्सलेंट वन, वी आर नॉट द क्रिएटर। हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम प्रकृति के घटनाओं को नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई साइंसदान या जब तक कोई साइंटिस्ट, जब तक कोई जो है साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट करता क्या है, एक्चुअली वो नज़दीक से प्रकृति के चाल को समझने की कोशिश करता है। और जो भी साइंटिस्ट ने प्रकृति के चाल को बेहतरीन से समझा, लोगों के सामने रखा, वो चाहे उस जमाने के सबसे सक्सेसफुल व्यक्तित्व और साइंसदान रहा। तो ये कहते हैं कि वी आर नथिंग बट वी आर फूलिंग अवरसेल्फ। मतलब हम जो स्टडी करना चाहते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया, किसका, जो है चेस का। इन्होंने कहा कि जो है कोई आदमी जो चेस खेलना या तो जानता ना हो, और दो खिलाड़ियों के बीच में बैठा हो जो आपस में खेल रहा है, और वो चेस को देखने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली ये लोग जो खेल रहा है वो उस पर किस तरह की घटना हो रही है और क्या चीज़ है उसमें। तो उस आदमी जो कि बिना किसी पूछे, वो अगर उन लोगों की चाल को, उस चेस के चाल को अगर वो देखना शुरू करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको गेम का कुछ पार्ट समझ में आने लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि जो है इसमें क्या जो है चाल चली जाती है। लेकिन याद रखिए कि उसमें से कोई एक आदमी अगर बहुत एक्सपर्ट होता है उस गेम में, और वो एक ऐसा मूव करता है, तो वो आदमी जो सामने से क्लोजली देखता है चेस गेम को, और वो देखता क्या है कि इसने ये चला, तो गेम को उसने समझने की कोशिश किया। ही वॉज ए जस्ट बिगिनर इन दैट गेम। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उस गेम में कुछ देर तक बैठता है, उसके बाद देखता है क्या कि जो माहिर खिलाड़ी है, जिनको बहुत नॉलेज है उस गेम में, उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो इसके समझ के बाहर है,
किसके समझ के? जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि एकदम ये एग्जाम्पल हमारे फिरमैन साहब ने अपनी किताब में लिखा है। तो इससे क्या पता चला कि जो प्रकृति की घटना है वो सभी घटनाओं को हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। चाहे जो भी साइंटिस्ट हो वो क्या करते हैं? क्लोजली ऑब्जर्व करता है वो घटना को और उनको फॉर्मुलेट करता है अपनी किताबों में, अपने नोट्स में कि दीज मे बी द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। ये घटना हो सकती है शायद, बट दे आर नॉट द प्योर, दे आर नॉट द प्योर, मतलब दे आर नॉट रिजिड इन देयर लॉ। क्या होता है कि जो भी लॉ वक्त के साथ आता है वो लॉज फिर दूसरे लॉ उनको या तो समझाने में, कोई प्राकृतिक अचानक घटना घटती है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, बहुत फेमस है कि हम लोग क्रिकेट में स्ट्रेट ड्राइव और लेग कट और फलाना कट, बहुत सारा कट हम लोग जानते हैं। परंतु सच पूछा जाए तो इससे पहले हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी एक शॉट खेलता है जो बड़ा फेमस है, वो शॉट क्या था कि जो हेलीकॉप्टर शॉट। क्रिकेट के इतिहास में ये शॉट बहुत ही कम लोग खेलते थे, उससे पहले कोई भी, खास करके बहुत सारे लोग तो ये पता भी नहीं था कि ये शॉट भी, इस बॉल को इस तरह से भी मारा जा सकता है। तो उसी तरह से जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो कभी भी किसी भी तरीके से गेम खेल के सकता है और बहुत बड़े चाल चल सकता है। तो हमारे साथ इस यूनिवर्स में, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो लॉज है वो किसने एक्चुअली फॉर्मुलेट किया है? दैट इज द बिग गेमलर। वो कौन है? हमारा सस्टेनर, हमारा क्रिएटर, हमारा जो है गॉड। अब क्या है कि उसके सामने हम लोग क्या करते हैं? ओनली ऑब्जर्व करते हैं, लॉज को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और उसमें सब है, कोई भी साइंटिस्ट है वही करता है। अब हम देखते क्या है कि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया जो पूरी दुनिया के लगभग सभी लोग, बच्चे और ये सब जानते हैं। न्यूटन साहब ने लॉ क्या दिया कि संसार के समस्त वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, और आकर्षण और या विकर्षण, आकर्षण होता है ये जनरली। तो ये आकर्षण जो होता है वो दोनों के द्रव्यमानों के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरियों के वर्ग का अनुक्रमानुपाती जो है होता है। ये जो आप लॉ पढ़ चुके हैं इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है। तो सवाल ये है कि अगर हम न्यूटन्स के लॉ तक सीमित रहें, अपने नॉलेज को न्यूटन्स के लॉ तक ही रिस्ट्रिक्ट करें, तो हमें आगे की जो प्राकृतिक घटना है वो समझ में नहीं आएगी। आप लोग जानते हैं कि इस लॉ के बाद, न्यूटन्स के लॉ को अगर, इसका मतलब क्या है? द फोर्सेस आर ओनली वन टाइप, दैट इज द अट्रैक्शन। यहाँ की इस केस में हु सेज दैट? द फादर ऑफ साइंस। कौन है? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने कहा कि जो है पूरी दुनिया में समस्त वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहीं तक इनका लॉ था और ये लॉ आपके सामने फॉर्मुलेटेड है। अब इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, जो कूलम साहब का जो लॉ है वो भी आप लोग जानते हैं। कूलम साहब ने क्या कहा कि संसार के समस्त वस्तुओं में जिसमें रगड़ी जाती है, आपस में रगड़ने से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चार्ज प्रोड्यूस होने के बाद ये दो ऑपोजिट नेचर का जो है बन जाता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित भी करते हैं, मतलब दे आर आइदर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग टू ईच अदर, एंड देयर अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन, इट टोटली जो है वो किस पर निर्भर करेगा? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास, लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की तरह जैसे कि मास पर निर्भर करता है और दूरी पर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम साहब ने बड़ा सुंदर बता दिया। कूलम साहब ने पहली बार ये बताया कि ये फोर्स ना केवल ये फोर्स जो है मेरा अट्रैक्शन होता है, बल्कि इसमें रिपल्सन की केस भी पाया जाता है। क्या कहा हमारे कूलम साहब ने क्या कहा कि रिपल्सन का केस भी इसमें पाया जाता है। मतलब द टू पॉजिटिव चार्जेज अगर रहा, मान लीजिए कि दो चार्जेज रहा और ये जो है दोनों, एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना? ये दोनों, ये पहली बार अट्रैक्शन ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक और पॉजिटिव हो, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन जो है न्यूटन साहब के लॉ तक अगर आप रिस्ट्रिक्ट रहें अपने आप को, कि जिन्होंने के बताया था कि न्यूटन साहब ने बताया था कि संसार के समस्त वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और यहाँ पे आकर्षण दिख नहीं रहा है, तो ऐसे केस में आपको लगेगा कि न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए था वो। अब हम लोग चलते क्या है कि हम लोग को समझ में आया कि कोई भी लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाने में जब तक सक्षम है, तब तक हम लोग क्या करते हैं?
उस लॉ को हम लोग वैलिड और अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं। उसके बाद ये लॉ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, यहाँ पे क्या देखा आपने कि आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। किसने कहा? कूलम साहब ने कहा। और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो लॉ, वो भी आप जानते हैं। The force of attraction or the repulsion is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their distances, just like the Newton's law. अब क्या करते हैं हम कि ये बात तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें पूरा अच्छी तरह से समझ में आने लगा और हमने अपने जो है चीज़ों को समझा। लेकिन सवाल ये होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज, आप लोग जानते हैं कि जो एटम है हमारा, एटम वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से बना हुआ है। उसमें से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। आपको ये बात भी अगर मालूम होगा कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है वो पूरे डायमेंशन के, एटॉम के पूरे डायमेंशन का 99% डायमेंशन उससे 99% कम होता है। मतलब इसका 99% डायमेंशन किसका वॉल्यूम होता है? किसका? ना एटॉम का। और 1% के अप्रोक्सीमेटली आपका जो है मान के चलिए कि न्यूक्लियस का होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर का पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल कौन है मेरा? ना प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है कि दो प्रोटॉन आपस में रिपल्सन होना चाहिए और दोनों प्रोटॉन जो है दोनों प्रोटॉन को दूर दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट एक दूसरे को विकसित करे एक दूसरे को। तो ऐसे में पता चलना चाहिए कि हमारा जो वॉल्यूम होगा किसका? न्यूक्लियस का, वो बड़ा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ रहते भी है और काफ़ी छोटे डायमेंशन पे रहता है। आपको ये भी मालूम होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन के संख्या के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में अगर किसी का 103 या 102 या 105 अगर एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि हमें उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतने ही है 105, और उसी तरह से सिमिलरली हमारे 105 हमारा प्रोटॉन भी है। तो 105 प्रोटॉन इतने छोटे डायमेंशंस में न्यूक्लियस में रहना, ये कम बड़ा इमेजिंग नहीं था और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से नहीं समझ सकते थे। वी हैव टू मूव फर्दर फॉर द वैन वाल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और हमें ये समझना होगा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो है वहाँ पे बीटा डीके और ये सब घटनाएं होती है जिससे वो बदलते रहते हैं और इस तरह से हमें एक नया जो है वहाँ पे फोर्स काम करते हुए दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बताने की कोशिश किया इस छोटी सी वीडियो में, चूँकि टाइम भी एक मैटर करता है, कि एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली कि कोई भी लॉ एक मुद्दत के लिए, एक समय के लिए वैलिड है और उस एक पर्टिकुलर प्रकृति में कोई घटना घटती है तो उस घटना को समझाने में जब तक हमारा लॉ सही है तब तक हम उस लॉ को लेते हैं। अदरवाइज वी आर ट्राइंग फॉर द अदर लॉ और हम दूसरे लॉ से उस प्राकृतिक घटना को समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और जो है बेहतरीन जो भी सवाल है या जो कुछ भी है वो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।